नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। देश में कोरोना के मामले भले कम हो रहे हैं, लेकिन डेथ रेट चिंता का विषय है। साथ ही गांव की ओर कोरोना के मुड़ने से हालात और खराब हो रहे हैं। इन सब के बीच कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में करीब 19 प्रोफेसर की कोरोना से मौत हो गई। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ कोरोना का नया वेरिएंट है। हालांकि अभी इसकी जांच की जा रही है। सैंपल्स टेस्टिंग के लिए भेजे जा चुके हैं। क्या है नया वेरिएंट और इससे किस प्रकार सावधान रहने की जरूरत है, इसी मुद्दे पर हम अपने एक्सपर्ट पैनल से चर्चा करेंगे। एएमयू में पिछले कुछ दिनों में 19 फैकल्टी मेंबर्स की मौत हो चुकी है। आशंका जताई जा रही है कि एएमयू के आसपास कोविड का कोई नया वेरिएंट फैला है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एएमयू जाकर पूरी जानकारी ली है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कोविड-19 का कहर टूटा है। पिछले कुछ दिनों में 19 फैकल्टी मेंबर्स की मौत हुई है, जिसमें अधिकतर कोविड-19 का शिकार हुए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि कोविड-19 का कोई नया वेरिएंट है जो विश्वविद्यालय के आसपास के लोगों को अपना शिकार बना रहा है। वैज्ञानिक भी सैंपल लेकर इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या ये सच बात है कि विश्वविद्यालय और उसके आसपास के इलाकों में कोविड-19 का कोई नया वेरिएंट है। इसकी जांच तो की जा रही है, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का दौरा किया था और कुलपति समेत तमाम अधिकारियों से मुलाकात की थी और उन्हें पूरी मदद का भरोसा भी दिया था। वीडियो समेत के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट, लखनऊ। तो क्या हो सकता है ये नया वेरिएंट और किस तरह से सावधान रहने की जरूरत है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर के पांडे हैं, सीनियर फिजिशियन हैं, डॉक्टर वसंत पटेल हैं जो कि सीनियर फिजिशियन हैं, साथ ही हमारे सहयोगी अनिल यादव हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अनिल, जानना चाहेंगे ये जो नया वेरिएंट जिसकी आशंका जताई जा रही है, आखिर इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है? देखिए, चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि जो डेथ टोल है वो एएमयू कैंपस के अंदर और कैंपस के बाहर के अगल बगल इलाकों में बहुत ज़्यादा है। बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है क्योंकि लोगों का मानना है कि जो लोग कोविड पॉजिटिव होते हैं उनमें से बहुत से बड़ी संख्या ऐसे लोगों की होती है जो रिकवर कर जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन एएमयू में बहुत से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, फैकल्टी मेम्बर्स बहुत ज़्यादा कोविड का शिकार हुए हैं। तो लोगों को लग रहा है कि कोई नया वेरिएंट है जो बहुत ज़्यादा घातक है और लोगों को शिकार बना रहा है और लोग रिकवर नहीं हो पा रहे हैं इससे। इसलिए एएमयू प्रशासन ने केंद्र सरकार से भी मांग करी थी कि इसकी जाँच की जाए, इसके सैंपल्स लैब में वैज्ञानिकों की जांच के लिए भेजे जाए कि क्या ये कोई नया वेरिएंट है जो इतना ज़्यादा घातक रूप दिखा रहा है। और देखिए, कैजुअलिटी इतनी ज़्यादा हुई है कि खुद मुख्यमंत्री को पहुंचना पड़ा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। वो खुद गए वहां पर, उन्होंने वीसी से मुलाकात करी, तमाम अधिकारियों से मुलाकात करी। तो मुख्यमंत्री स्वयं जा रहे हैं और एएमयू में जाकर अधिकारियों से मिल रहे हैं। इससे पता चलता है कि कितनी ज़्यादा वहाँ पर कैजुअलिटी हुई है, कितना कहर ढाया है कोविड-19 ने। इसीलिए अब वहाँ पर नए वेरिएंट की जाँच भी हो रही है। हालांकि ये तो बाद में पता चलेगा, जाँच के बाद ही पता चलेगा कि कोई नया वेरिएंट है या नहीं है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि एएमयू सबसे ज़्यादा शिकार हुआ और एएमयू को बहुत भारी नुकसान हुआ कोविड-19 से। जी बिल्कुल। डॉक्टर वसंत पटेल, निश्चित तौर पर जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है उनकी नजर भी जरूर पड़ी होगी इस मामले को लेकर। जिस तरह से एक के बाद एक एएमयू में मौतें हो रही हैं, क्या कुछ आशंकाएं लग रही हैं आप लोगों को? जो एएमयू से जो घटना घटी है कि ज्यादा से ज्यादा मौत हो रही है, तो मेरा ऐसा मानना है कि कुछ जहां जो एएमयू के जितने भी मरीज हैं कोरोना के, उनका सबका जीनोमिक सीक्वेंसेस होना बहुत जरूरी है। जीनोमिक सीक्वेंसेस होगा तो अपने को पता चला कि ये वेरिएंट नया आया है कि जो पहले जो वेरिएंट था डबल म्यूटेंट B1617 वही है। वो B1617 भी इतना घातक था कि वो पूरे गुजरात में काफी जगह वो वेरिएंट मिला है, महाराष्ट्र में मिला था और वो WHO और पूरे विश्व ने बोला है कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। मतलब वो सीरियस वेरिएंट है और काफी घातक भी है। तो ये वेरिएंट कौन सा आया है, वो सेम वेरिएंट है या नया वेरिएंट है, वो अपने को जीनोमिक सीक्वेंसेस करने के बाद ही मिलेगा। और खुद अपने प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि 5% केसेस का जीनोमिक सीक्वेंसेस होना चाहिए, मगर इंडिया में उतना होता नहीं है। तो एक जीनोमिक सीक्वेंसेस भी काफी बढ़ाने की जरूरत है, जिससे अपने को पता चलेगा अभी कौन सा वेरिएंट है। जी डॉक्टर के पांडे, कितनी बड़ी चुनौती है जीनोमिक सीक्वेंसिंग कराना और कोई भी नया वेरिएंट आता है उसको आइडेंटिफाई कर पाना, ये कितनी बड़ी चुनौती होगी?
अपने देश में ये कोई चुनौती नहीं है। आईसीएमआर की लैब्स है जगह जगह पे, बड़े शहरों में, जैसे बंगलोर में भी है, दिल्ली में भी और जगह पे भी है। 10 लैब्स है करीब इंडिया में जी, जो सभी जीनोमिक सीक्वेंसिंग करती हैं डेली बेसिस पे। हालांकि नंबर, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि नंबर उतना नहीं हो रहा है जितना करना चाहिए इंडिया में, बहुत कम नंबर में होता है, लेकिन एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज या यूएसए को लेके। लेकिन जीनोमिक सीक्वेंसिंग करना साइंटिस्ट जो हमारे पास बहुत काबिल साइंटिस्ट जी। हैं और डेली बेसिस पे वो लोग करते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है जीनोमिक सीक्वेंसिंग करना। जी जी अनिल, तो ये बड़े आसानी से हो जाएगा। मैं जो इस पे कमेंट करना चाहूंगा, अगर मुझे 1-2 मिनट टाइम दें। जी जी बोले, आप बोले। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि देखिए, पिछला महीना जो था रमजान का महीना था और इसमें लोग शाम को जब रोजा तोड़ते हैं सब लोग साथ बैठ के खाते हैं। आप कस्टम देखिए जो मुस्लिम में होता है, तो साथ बैठ के खाते हैं और उसमें देखिए सोशल डिस्टेंसिंग या वो सब चीज नहीं होती। दूसरी चीज, इतना प्यार मोहब्बत, इतना इसका माहौल होता है रमजान के महीने की वजह से कि अड़ोस पड़ोस के लोग भी कई बार कहते हैं भाईजान के यहाँ चले जाते हैं, या मामू जान के यहाँ चले जाते हैं, या खाला जान के यहाँ चले जाते हैं। तो एक दूसरे से मिलना जुलना बहुत ज्यादा होता है। आप देखेंगे मुस्लिम इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि उससे साथ बैठ के जो खाते हैं। इसमें मैं आपको एक रिसर्च बताना चाहूंगा, तो मुझे 1 मिनट बस दीजिएगा। देखिए, जब मैं किसी कमरे में हूं मान लीजिए, और उस कमरे में बिना मास्क के हूं, जाहिर है खाना खा रहे हैं तो 15-20 मिनट आधे घंटे लगेगा। अगर मैं उस कमरे में हूं तो मैं जब बोल रहा हूं उसमें, तो मेरे मुंह से वायरस निकल रहा है, अगर मैं बीमार हूं तो। और अगर मैं उस कमरे से चला भी गया तो चंदन जी, उस कमरे में 3 घंटे तक जो मेरे मुंह से वायरस निकले हैं वो वायरस उस चैम्बर में रहते हैं। तो अगर कोई बिना मास्क के उसमें बैठा है तो उसको इन्फेक्शन होने का डर है। मतलब मैं वहां से जाने के बाद भी 3 घंटे तक अगर मैं इन्फेक्टेड हूं तो वायरस उस चैम्बर में रहेगा, उस हॉल में रहेगा। मैं आप लोगों को भी बताना चाहूंगा और एक रिसर्च छोटी सी बताऊंगा आपको, बस 1 मिनट मुझे दीजिएगा। एक रिसर्च हुई MIT की, जिसके बाद नीति आयोग ने कहा कि हवा में भी वायरस होता है। ठीक है, वो रिसर्च आप भी ध्यान से सुनिए, आप लोग भी बहुत डिफिकल्ट कंडीशंस में काम करते हैं, आपके लिए भी ये लागू होता है जी। आप जरूर सुने, मीडिया के लोग भी सुने। देखिए, ऐसा होता है, एक क्लासरूम था, उस क्लास में ये रिसर्च है, एक बच्चे को सिर्फ कोरोना पॉजिटिव था, 25 बच्चे और थे जिनको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठाया गया था और ये रिसर्च किया गया। पहले में क्या हुआ, किसी के मास्क नहीं था, 26 बच्चों में से किसी के पास मास्क नहीं था, सिर्फ एक बच्चा इन्फेक्टेड था जी। 36 मिनट्स के अंदर उस कमरे की हवा ऐसी हो गई, उस हॉल की हवा ऐसी हो गई कि हर बंदे को इन्फेक्शन का चांस बढ़ गया, हर बच्चे को इन्फेक्शन का चांस बहुत ज्यादा बढ़ गया, रिस्क हो गया। ठीक है, ये था जबकि कोई बात कर रहे थे, वो लोग क्लास अटेंड कर रहे थे और सिर्फ जो है मास्क नहीं पहने। ठीक है, दूसरी कंडीशन लीजिए, सबने मास्क पहना हुआ है, सेम चैम्बर है, सेम बच्चे, सिर्फ एक बच्चा इन्फेक्टेड है। उसमें 22 घंटे तक हवा सेफ थी जी, उसी हॉल की हवा 22 घंटे। ठीक है, यानी इसमें नोट करिएगा 36 मिनट। इसमें अहम बात यह है कि मास्क ही अभी भी सबसे बड़ा बचाव है और मास्क ही जो है सबसे बड़ा कवच है। 1 सेकंड और सर, 1 सेकंड और चंदन जी, 1 सेकंड और। ठीक है, बोलिए। 1 सेकंड सर, 1 सेकंड और। तीसरा सिनारियो देखिए, वही हाल है, वही बच्चे हैं, सिर्फ एक बच्चा इन्फेक्टेड है, सब बच्चे डांस कर रहे हैं, गा रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मतलब एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, 3 मिनट के अंदर उस हॉल की हवा ऐसी हो गई कि सारे 26 बच्चों को इन्फेक्शन का डर बढ़ गया। ठीक है, तो 3 मिनट, 36 मिनट, 22 घंटे। ठीक है, अगर मास्क है और सोशल डिस्टेंसिंग है तो ही बचाव हो सकता है। डॉक्टर सुमन, माहौल में आप जी, डॉक्टर सुमन, जिस नए वेरिएंट की आशंका जताई जा रही है ये बहुत खतरे की घंटी है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना अपना रूप बदल रहा है, हमने देखा कि सेकंड वेव में जो है किस तरह से तबाही मचाई है, डेथ रेट जो है वो कितनी ज्यादा है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में किस तरह के एहतियात बरते जाएं? देखिए, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने मार्च के अंत में ही इसकी डबल म्यूटेंट की जानकारी दे दी थी। तो जो ये रिकॉर्ड वृद्धि, ये जो संक्रमण दर है और जो मोर्टेलिटी रेट हाई हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डबल म्यूटेंट हुई है। ये जो अब डबल म्यूटेंट है क्या, अब डबल म्यूटेंट 2 स्ट्रेन से बना हुआ है, एक तो अमेरिका देश के कैलिफोर्निया राज्य का है और एक हमारे भारत देश का ही है।
तो इस जो नया वेरिएंट डबल म्यूटेशन है वो दो तरीके से खतरा पैदा करता है। एक तो इसका संक्रमण दर बहुत तेज है और दूसरा ये किसी भी हेल्दी व्यक्ति में जाके इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी कम करता है, जिससे मोर्टेलिटी रेट इस समय ज्यादा देखने को मिल रही है। अब इस आंकड़ों के हिसाब से जैसे कि हमारा 25 मार्च को ये जो संक्रमण दर था वो 4.9% था, अब ये 16 अप्रैल तक ये 5.42% हो गया। तो अब आप ये देख रहे हैं कि इसका संक्रमण दर कितनी तेजी से फैल रहा है। तो इसलिए जो है कि और ये जो दूसरी लहर है ये हमारे सबसे ज्यादा बच्चों को और युवाओं को चपेट में ले रही है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। अब इसी से अंदाजा लगाइए कि इस बार जो हरियाणा का 2020 में जो आंकड़ा था बच्चों को संक्रमित करने का वो सिर्फ 1% था, जो कि बढ़ के 8% हो गया है। तो इसलिए जो है ये जो नया वेरिएंट, नया म्यूटेशन है वो बहुत तेजी से संक्रमित करता है और लोगों को बहुत तेजी से प्रभावित करता है। ठीक है, नए म्यूटेंट से सावधान रहने की जरूरत है। अनिल, जिस तरह से गांव में अचानक मामले तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और डेथ रेट भी मरने वालों का आंकड़ा भी जो है काफी ज्यादा है गांव में, तो क्या ये आशंका भी जताई जा रही है कि ये जो नया म्यूटेंट है यही गांव में भी कहर बरपा रहा है? देखिए अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई जो रहा है। देखिए दूसरी जो लहर आई है जो जिसे इंडियन वेरिएंट बोला जा रहा है वो अपने आप में ही घातक है और बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी उसने करी है। हमने देखा है कि महानगरों की क्या हालत है, दिल्ली, मुंबई या लखनऊ में, कि शमशान घाट में जगह नहीं रह गई थी, कब्रिस्तान में जगह नहीं रह गई थी, और आज ये हालत है कि नदियों में शव बहाए जा रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि सरकार जो आंकड़े जारी कर रही है, चाहे किसी भी राज्य की सरकार हो, मुंबई से लेकर दिल्ली, लखनऊ, कहीं भी हो, वो आंकड़े झूठे हैं, 100% झूठे हैं। कैजुअलिटी उससे कई गुना हुई है। अगर ना होती तो हम नहीं देखते हैं कि नदियों में लाशें बह रही हैं। 24-24 घंटे की वेटिंग हमने देखी शमशान घाट में। तो सरकारें झूठ बोल रही हैं। हकीकत यही है कि कोई भी राज्य की सरकार कोविड-19 को संभालने में नाकाम रही, किसी की तैयारी नहीं थी। सबने मान लिया था कि कोविड खत्म हो गया, केसेस बहुत कम आ गए थे, सब लापरवाह हो गए थे। इसलिए ना ऑक्सीजन की कहीं व्यवस्था थी और ना ही कहीं पर इलाज की व्यवस्था थी। लोग बीमारी से कम मरे हैं, इलाज ना मिलने की वजह से ज्यादा मर गए हैं। अब सरकारें चेती हैं, तीसरी लहर की वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी करी दी है कि वो आके ही रहेगी। तो सरकारें अब इंतजाम में लगी हुई हैं। वही बात है कि दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। तो सरकारें अब छाछ भी फूंक के पी रही हैं, लेकिन सेकंड लहर में जो नुकसान होना था वो बहुत भारी और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। डॉक्टर पटेल, किस तरह के एहतियात बरते जाएं? मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग सभी जानते हैं कि उसका पालन करना चाहिए, वो सबसे बड़ा बचाव है, लेकिन जो नए म्यूटेंट्स हैं इनसे बचने के लिए कुछ अलग तरीके से जो है एक एहतियात बरती जा सकती है, कोई सावधानी रखी जा सकती है? सही सवाल किया आपने कि नए म्यूटेंट से कैसे बच सके अपने। क्यों अभी अपने पास सेकंड वेव तो अभी चल ही रहा है काफी राज्यों में, अभी थर्ड वेव का भी चांसेस है। इन बिटवीन पूरे देश को थर्ड वेव के लिए तैयार होना जरूरी है। वो कैसे हो सकेगा कि वैक्सीनेशन, आप इंडिया के 80% पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन कर दोगे, जब भी आप थर्ड वेव से बच पाओगे। सबसे ज्यादा जो टेंशन हो रहा है वो बच्चों का हो रहा है जो 18 साल से नीचे हैं, उनके लिए आज कोई वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है। और अभी जो स्वीडन का पेपर्स आया है, पब्लिश हुआ है, उसमें वो लोग का रिसर्च ऐसा है कि जो एल्डरली बुजुर्ग लोग हैं और युवाओं को वैक्सीन दिए जा रहे हैं, वो लोग उसकी वजह से जो वायरस है वो बच्चों की तरफ अटैक करने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा ये रिसर्च बाहर आया है कि अभी जिसने वैक्सीन नहीं लिया है वो सबसे ज्यादा खतरे पे है। तो इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोग 80%, 70 to 80% लोगों का वैक्सीनेशन हो जाना जरूरी है। थर्ड वेव आ जाए उससे पहले, तो ही अपने थर्ड वेव से बच पाएंगे। नहीं तो थर्ड वेव आएगा तो ज्यादा से ज्यादा रिस्क पे बच्चे लोग हैं, बच्चे की काफी बेहाल हो जाएंगे और बहुत मौतें अपने को देखने के भी मिल सकती है। जी डॉक्टर पांडे, अगर बात की जाए वैक्सीनेशन की, तो अभी जो वैक्सीनेशन की रफ्तार है उसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। अगर डॉक्टर पांडे से के बजाय डॉक्टर सुमन से ये सवाल लेते हैं। डॉक्टर सुमन, अभी अगर वैक्सीनेशन की रफ्तार को देखें, अगर इसे रैंप अप भी आने वाले दिनों में किया जाता है तो कितना वक्त लग सकता है पूरी आबादी को वैक्सीनेट होने में? क्योंकि जैसा कि बता रहे हैं डॉक्टर पटेल, और दुनिया में भी ये कहा जा रहा है कि अब जो युवा हैं उनके ऊपर ये वायरस अटैक करने वाला है। जी, अब तक के आंकड़ों के हिसाब से कि जो हमारे जो 21 से 30% आयु के लोगों की जो आबादी है उसको ये वायरस 26% जो है संक्रमित कर चुका है, और जो 11 से
20 साल उम्र के लोग हैं उनको ये 10% कर चुका है, और जो 10 साल से कम उम्र के हैं उनको 4% ये कर चुका है संक्रमित। तो अब ये सोचिए कि इन आंकड़े, जो हमारे आंकड़े अब तक हमें मिले हैं, वो हमारी 70 वर्ष आयु वाले लोगों से ज्यादा है। आप समझ रहे हैं, जो पिछली बार हमें वो जो प्राइमरी वेव में जो हमने वो पैटर्न देखा था कि ये बुजुर्गों को ज्यादा प्रभावित करता था, बच्चों को नहीं करता था। इस बार जो मैंने अभी आपको आंकड़े बताया उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारा आंकड़ा युवाओं और बच्चों का कितना ज्यादा है बुजुर्गों से ज्यादा। तो इसलिए जो है हमारी वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है उसको और तेजी से लाना पड़ेगा, और हर्ड इम्यूनिटी के लिए एटलीस्ट हमें 80% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कराना पड़ेगा, वरना जो ये बार बार जो ये वेरिएशन हो रहा है इसके जेनेटिक सीक्वेंसिंग में या जिसके जीनोम में वायरस के, तो ये हमारे लिए ज्यादा चिंताजनक है। इसलिए इसको तेजी से करना पड़ेगा। आप सभी से गुजारिश है हमारे साथ बने रहें। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या जो हमारी अभी जो मौजूदा वैक्सीन्स हैं ये नए म्यूटेंट से लड़ने में कितनी कामयाब है, क्या कहते हैं जानकार, ये आपको हम बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रस्तुतकर्ता वैद्यनाथ च्यवनप्राश, पुष्ट इम्यूनिटी के लिए। लगातार 5वें दिन देश में कोरोना के 4 लाख से कम केस, 24 घंटे में 3,42,896 मामले, करीब 4,000 लोगों की मौत। नोएडा के सेक्टर 21 में ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट चालू, 50 बेड पर होगी ऑक्सीजन की आपूर्ति। ग्रेटर नोएडा में भी शुरू हुआ ऑक्सीजन प्लांट। ओमकारेश्वर मंदिर से केदार धाम के लिए रवाना हुई बाबा केदार की डोली। 17 मई को 5 बजे खोले जाएंगे केदारनाथ के कपाट। स्थानीय लोगों ने दूर से ही किए दर्शन। लखीमपुर खीरी में नहर में गिरी तेज रफ्तार कार, हादसे में 4 की मौत, 1 लापता। सीएम ने हादसे पर जताया दुख, जल्दी राहत पहुंचाने के निर्देश। कोरोना महामारी के बीच आज देश भर में मनाई जा रही है ईद। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कोविड गाइडलाइन के साथ ईद मनाने की अपील की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि जो नया वेरिएंट है कोविड का वो कितना खतरनाक हो सकता है और इससे बचाव के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टरों का पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। डॉक्टर के पांडे, लगातार ये बात हो रही है कि जो वैक्सीन है, वैक्सीनेशन काफ़ी ज़रूरी है। 2 सवाल यहाँ उठते हैं कि क्या ये जो वैक्सीन्स हैं जो अभी अवेलेबल हैं ये नए वेरिएंट से भी लड़ने में कामयाब हैं, और इन वैक्सीन्स का असर कितने समय तक रहेगा? क्या दोबारा वैक्सीनेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी या एक बार वैक्सीन लगा ली गई तो आप हमेशा के लिए इम्यून हो जाएंगे? देखिए, अभी तक जो वैक्सीन आई हैं और अभी तक जो अवेलेबल वेरिएंट्स हैं इंडिया में खासतौर से, उसके खिलाफ अभी वैक्सीन काम कर रही है।
ये तो पहला सवाल का आपका जवाब होगा। दूसरा ये होगा कि आगे जरूरत पड़ेगी, कितने दिन तक असर रहेगा, ये अभी रिसर्च चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। जब ये सारी जांच हो जाएगी, सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, तब ये फैसला लिया जाएगा कि आगे जरूरत पड़ेगी कि नहीं जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि मुझे लग रहा है आगे भी जरूरत पड़ेगी। लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी इस वायरस से नहीं रहने वाली है। एक कमेंट मैं आप पे और करना चाहूंगा जो वायरस के वेरिएंट्स पे, कि एक N440K वायरस है, स्ट्रेन है अपने यहाँ पे, जो साउथ इंडिया में पाया गया था, खासतौर से आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र, इवन छत्तीसगढ़ में, और 1/3 केसेस N440K के हैं जी। तो और खास बात यह है कि ये 15 गुना ज्यादा इन्फेक्शन करता है, और उन प्रदेशों में ये 1/3 केसेस में पाया गया था, जिसका जिक्र आप लोग उतना नहीं करते हैं। तो अभी स्ट्रेन की जांच जब जीनोमिक सीक्वेंसिंग अलीगढ़ की होगी तो और पता लगेगा, है ना। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये उसकी वजह से ज्यादा लोगों की जो तौर तरीके हैं रहने के, या रमजान का महीना था उसकी वजह से रोज का मिलना, फ्रिक्वेंट मिलना, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है सर, जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट में भी बताया था। और फिर भी जीनोमिक सीक्वेंसिंग करनी चाहिए। ये भी देखना चाहिए सर कि जो प्रोफेसर्स कई उसमें रिटायर्ड भी हैं, तो उन लोगों में कुछ न कुछ कोमॉर्बिडिटी, जो ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, कोई और बीमारी हो सकती है, इसको भी देखना चाहिए, पूरा इसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है चंदन जी। डॉक्टर पटेल, अगर बात की जाए नए वेरिएंट्स की या पुराना वेरिएंट्स, क्या सिम्टम्स वैसे ही हैं कमोबेश, या कि अब सिम्टम्स बदल रहे हैं? पहले ये कहा जाता था कि 4-5 दिनों का वक्त मिलता था, लेकिन अब ऐसा भी देखने को मिलता है कि 2 दिन के अंदर जो है मरीज की तबीयत खराब होती है और सीवियर निमोनिया निकल करके आता है। ऐसे में आम लोग जो है कैसे सावधान हो, कब दवाएं खाना शुरू करें? इसमें 2 चीज है कि पहली बात, जो नया वेरिएंट आया है काफी संक्रमण करता है लोगों को, और काफी मात्रा में भी करता है। और इस बार जो नया वेरिएंट है युवाओं को ज्यादा संक्रमित कर रहा है, क्योंकि युवाओं ने वैक्सीन ले नहीं रखी है, युवाओं को वैक्सीन अभी तक मिली नहीं है। उसकी वजह से वो वायरस वही टारगेट पॉपुलेशन के ऊपर ही टारगेट कर रहा है, और युवा ज्यादातर पुल ऑन करते हैं। उनको थोड़ा माइल्ड सिम्टम्स होता है, कोई फीवर है थोड़ा, तो भी वो लोग पुल ऑन करते हैं कि भाई चलो कुछ नहीं है, अपने जाएंगे। तो लेट प्रेजेंटेशन टू द डॉक्टर्स एट हॉस्पिटल्स, वो जब आते हैं अस्पताल में तब तक उसको काफी ज्यादा तक फेफड़े में फ्लेयर अप हो गया होता है। और जो HRCT वैल्यू हमने जो देखी है, गुजरात की बात कर रहा हूं मैं, तो 25 में से 18 से ज्यादा ही हो जाती है उन लोगों की जब तक अस्पताल पहुंचते तब तक डॉक्टर के पास भी उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। काफी पेशेंट वेंटिलेटर और बाइपे पे चले जाते हैं, और ऑक्सीजन डिमांड काफी बढ़ गई है। ये सेकंड जो वेव है और ये जो नया वेरिएंट है। और सिम्टम्स की बात कर रहा हूं, तो पहले क्या होता था कि सर्दी, खांसी, बुखार, बस उतना जुकाम रहता था। अभी नया सिम्टम्स में उसको डायरिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, उसके साथ प्रेजेंटेशन लेके मरीज आ रहे हैं। ठीक है, यानी ये समझने की जरूरत है कि सर्दी, खांसी, जुकाम के साथ साथ अगर पेट भी खराब होता है, किसी तरह की पेट से संबंधित समस्या होती है, तो भी वो कोविड का नया वेरिएंट हो सकता है। एक और अहम बिंदु जिस पर चर्चा करेंगे, अनिल, लगातार जो है अब ब्लैक फंगस की चर्चा हो रही है, और यूपी में भी काफी चीजें जुड़ चुकी हैं, काफी केसेस जुड़ चुके हैं। इसको लेकर के क्या जानकारी मिल रही है ब्लैक फंगस को लेकर? देखिए, बीते 24 घंटे में लखनऊ में ब्लैक फंगस से पहली मौत भी हुई है, और ये आंकड़े अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ लखनऊ और बनारस और यूपी में नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। सरकारें इस नई चुनौती से निपटने के लिए निर्देश दे चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तमाम डॉक्टर्स और वैज्ञानिक से कहा है कि इसको लेकर, ब्लैक फंगस को लेकर रणनीति बनाई जाए कि कैसे इससे निपटा जाए। निश्चित ही ये बहुत घातक मामला है, लेकिन इससे बहुत डरने की जरूरत भी नहीं है, डॉक्टर्स कह रहे हैं, क्योंकि ये कई हजार लोगों में से कुछ ही लोगों को हो रहा है जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, जो शुगर पेशेंट्स। डॉक्टर के पांडे, कौन लोग हैं जो कि इससे संक्रमित हो सकते हैं, और क्या एहतियात बरतने चाहिए उन मरीजों के लिए?
देखिए ये कोई नई बीमारी नहीं है, दशकों पहले से है, और जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनमें ये होता है। जैसे डायबिटीज जिसको है, जिसको कैंसर का इलाज चल रहा है, जिसको लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट ये सब हुआ है और उनको उसके बाद दवाएं चलती है, उसमें है। ठीक है। मैं लेकिन एक चीज और आपको बताना चाहूंगा चंदन जी, वायरस के बारे में जी, कि जो डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि लोग देर से करते हैं। देखिए मैं बता रहा हूं, आज अगर कोई आदमी बीमार पड़ता है तो 9 दिन तक खाली वायरस तेजी से बढ़ता है, फर्स्ट 9 डेज जी। अगर हम उस दौरान बहुत हल्की दवाएं भी ले लें, छोटी दवाएं भी डॉक्टर के कांटेक्ट से, तो वायरस की ग्रोथ बहुत बढ़िया से रोकी जा सकती है, सस्ती दवाओं से रोकी जा सकती है। मतलब 2000-3000 की दवाओं में सीरियस से सीरियस मरीज अगर डॉक्टर के पास टाइम से पहुंच जाए जी, तो कंट्रोल किया जा सकता है। जी ठीक है। डॉक्टर सुमन, एक क्लोजिंग कमेंट चाहेंगे इसमें कि जो तमाम तरह के वेरिएंट्स और ब्लैक फंगस से जुड़े हुए मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में क्या एहतियात बरती जाए? देखिए सबसे पहले तो अभी कोई भी लक्षण, इस समय आपको हल्का बुखार या कोई भी बुखार आता है तो आप उसको कोरोना ही मान के चलिए, इसमें बिल्कुल भी लेट मत करिए, क्योंकि जो नया वेरिएंट है वो आपको बिल्कुल भी बचने का टाइम नहीं देता है, क्योंकि उसका इंक्यूबेशन पीरियड अब और कम हो गया है। पहले से 5 दिन तक होता था, अब 2 से 3 दिन में ही अटैक कर लेता, तुरंत ही आपके लंग को अटैक करके वायरल निमोनिया कॉज कर रहा है। तो एहतियात इसमें ये बरतने की है कि आप वही जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका आप पालन करिए, वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा कराइए और अपने ही स्लॉट में जाइए, ज़्यादा भीड़ भाड़ मत करिए वैक्सीनेशन सेंटर पे। और अभी भी आप प्लीज़ क्राउडेड प्लेसेस पे अभी भी मत जाइए, क्योंकि ये अभी बहुत घातक है, जो नया वेरिएंट है वो बहुत घातक है, इसलिए उससे सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल सतर्क रहने की ज़रूरत है, लेकिन अभी भी बचाव के उपाय कुल मिलाकर वही हैं। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अभी एक दूसरे के घर मिलने जुलने के कार्यक्रम में ना जाएं, जहां भी भीड़ हो वहां ना जाएं। कोई भी अगर सिम्टम होते हैं तो फौरन टेस्ट कराएं, डॉक्टर की सलाह लें और दवाएं खाना शुरू करें, तभी हम कोरोना के इस नए वेरिएंट से भी लड़ सकते हैं। डरना नहीं है, लेकिन सतर्क रहना है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।